हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर योगेंद्र साहू, एमडी एनेस्थीसिया, असिस्टेंट प्रोफेसर जीएस मेडिकल कॉलेज कानपुर। दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हमें किसी पेशेंट को कब इंट्यूबेट करना है, उसके क्या इंडिकेशन होते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि पेशेंट को इंट्यूबेट कैसे करते हैं और उसके लिए हमारे पास क्या क्या प्रिपरेशन होनी चाहिए पेशेंट को इंट्यूबेट करने से पहले। तो यहाँ पर मेरे पास ये एक मास्क है, इसे हम फेस मास्क बोलते हैं, एनाटॉमिकल फेस मास्क है ये। इसमें एक ये एपेक्स होता है, एक ये बेस होता है। एपेक्स को हम क्या करते हैं, जब इसको फेस के ऊपर रखते हैं तो ये जो नेज़ल ब्रीज है इसका एपेक्स यहाँ पर अप्लाई करते हैं, और जो हमारा ये बेस है इसको हम ये जो लोअर लिप और ये जो चिन है इसका जो ये ग्रूव है इसके बीच में यहाँ पर अप्लाई करते हैं, कुछ इस तरह से। इसको अप्लाई करने का बेसिक पर्पस क्या होता है, कई बार पेशेंट खुद से सांस नहीं ले पा रहा होता है तो हमें उसको बाहर से सांस देनी पड़ती है। तो कुछ समय के लिए हम क्या करते हैं, ये हमारा एक अम्बू बैग है, आर्टिफिशियल मैनुअल ब्रीदिंग यूनिट बोलते हैं, या फिर सेल्फ रीइन्फ्लेटिंग रिससिटेशन बैग भी बोलते हैं इसको। अगर हम पेशेंट की सर्जरी कराने जा रहे हैं तो उसके पहले हमें पेशेंट को ऑक्सीजनेट करना होता है प्रॉपर तरीके से, ताकि उस पेशेंट का ऑक्सीजन रिजर्व बढ़ जाए और हमें इंट्यूबेशन के लिए समय मिल सके। क्योंकि हमारे जो एयर है, एयर में 21% ही ऑक्सीजन होती है, 78% नाइट्रोजन है और रेस्ट जो बची अदर गैसेस हैं। तो जब हम सांस ले रहे होते हैं तो नाइट्रोजन भी हमारी एल्वेलाई पर होती है। जब हम इससे पेशेंट को वेंटिलेट करेंगे तो पेशेंट का जो नाइट्रोजन है वो वॉश आउट हो जाएगा और उसकी जगह ऑक्सीजन ले लेगा, तो ऑक्सीजन रिजर्व पेशेंट का बढ़ जाएगा, तो हमें इंट्यूबेशन के लिए ज़्यादा टाइम मिल जाएगा। कुछ इस तरह से हम इसको यहाँ से कनेक्टर से कनेक्ट करेंगे, और हमारे पास सी और ई टेक्निक होता है। सी और ई टेक्निक का मतलब होता है, हमने क्या करा, ये इन दो फिंगर से हमने इस तरह से ये सी बनाया, जो हमारी इंडेक्स फिंगर है इसको यहाँ पर रखा, जो थंब है हमने यहाँ पर रखा, हल्का सा प्रेस किया। इसके बाद ई हमारी ये 3 फिंगर बनाएंगी कुछ इस तरह से। जब हम पेशेंट को इस तरह से, आप देख सकते हैं ये सेल्फ रीइन्फ्लेट हो रहा है और वहाँ पर लंग्स तक ऑक्सीजन जा रही है। तो हमें किसी भी पेशेंट को कम से कम 3 मिनट तक, अगर हमें बहुत जल्दबाजी नहीं है तो पेशेंट को 3 मिनट तक हम इस तरह से वेंटिलेट करते हैं। या फिर अगर पेशेंट कॉन्शियस है, ओरिएंटेड है, हम इलेक्टिव सर्जरी के लिए जा रहे हैं, तो हम उसको बोलेंगे कि 1 मिनट के अंदर वो 8 डीप ब्रेथ ले, तो उससे भी क्या होगा कि ऑक्सीजन रिजर्व बढ़ जाएगा और इंट्यूबेशन का जो टाइम है वो ज़्यादा मिल जाएगा इंट्यूबेशन के लिए। तो इस तरह से ये पहली चीज़ हो गई हमारी एनाटॉमिकल फेस मास्क। ये हो गया हमारा अम्बू बैग। ये अलग अलग साइज़ यूज़ करते हैं आप। इसमें देखिए यहाँ पे 4 नंबर लिखा हुआ है, तो जनरली हम 4 नंबर का मास्क एडल्ट मेल के लिए यूज़ करते हैं। जो 3 नंबर का मास्क होता है उसे हम एडल्ट फीमेल के लिए यूज़ करते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारा 3 नंबर मास्क है, आप देख सकते हैं। तो ये मास्क 3 नंबर जो होता है हम एडल्ट फीमेल के लिए यूज़ करते हैं। 4 नंबर जो मास्क होता है वो एडल्ट मेल के लिए यूज़ करते हैं। इसके साथ हमारे पास ये एयरवे हैं, आप देख सकते हैं, डिफरेंट साइज़ और डिफरेंट कलर के हैं, कुछ इस तरह से। तो इन्हें हम गुडल्स एयरवे बोलते हैं या फिर ओरोफेरेंजियल एयरवे बोलते हैं। इनका काम होता है कि अगर पेशेंट हमारा अनकॉन्शियस है, उसका जीसस स्कोर बहुत कम है, तो ऐसे पेशेंट में टंग फॉल की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा रहती है, एयरवे ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है। तो ऐसे पेशेंट में हम कुछ इस तरह से हार्ड पैलेट के थ्रू जा करके, जैसे ही पेशेंट में हम सॉफ्ट पैलेट या यूविला तक टच करेंगे, उसके बाद हम इसको क्या करेंगे, पलट देंगे। तो जैसे ही हम ऐसे पलटेंगे इसको, तो ये क्या करेगा, ये टंग को होल्ड कर लेगा और ये टंग फॉल को प्रिवेंट करेगा। यहाँ पर ये बाइट ब्लॉक है, जिससे पेशेंट अगर इसको
टाइट करके दबाएगा तो ये दबेगा नहीं, जिससे कि हम आसानी से पेशेंट को इसके ऊपर से भी ऑक्सीजन दे सकते हैं। अगर हमने इसको डाल दिया है अंदर और इसके बाद हमने अपना मास्क यहाँ पर इस तरह से ऐसे डाल दिया है और ऊपर से मास्क लगाएंगे तो भी हम इससे पेशेंट को वेंटिलेट कर पाएंगे। और इस पोर्ट से हम पेशेंट का सक्शन भी कर सकते हैं अगर पेशेंट के मुंह में कुछ भी वोमिटस है या फिर सलाइवेशन है या ब्लड भरा हुआ है उसका। तो ये अलग अलग साइज़ यूज़ करते हैं। जैसे हम एडल्ट मेल की बात करें तो ये रेड वाला यूज़ करते हैं गुडल्स एयरवे, और फीमेल के लिए हम ये येलो वाला गुडल्स एयरवे यूज़ करते हैं। ये हमारे गुडल्स एयरवे हो गए। इसके बाद हम पेशेंट को अगर इंटूबेट करना चाहते हैं तो हमें चाहिए एक लैरिंगोस्कोप। लैरिंगोस्कोप में ये हमारा हैंडल होता है और ये ब्लेड है। यहाँ पर ये देखिए लिखा हुआ है 3 नंबर, तो ये 3 नंबर का ब्लेड है और ये 4 नंबर लिखा है, ये 4 नंबर का ब्लेड है। चूँकि ये कर्व्ड है, आप देख सकते हैं ये कर्व्ड है, तो 2 तरह के ब्लेड आते हैं जनरली जो हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। एक होता है जो स्ट्रेट होता है, उसे हम बोलते हैं मिलर्स ब्लेड, और ये जो कर्व्ड होता है इसे हम बोलते हैं मैकिन्टॉश ब्लेड। तो अगर हम ये 3 नंबर वाला मैकिन्टॉश ब्लेड इस पर असेंबल करना चाहें तो कैसे करेंगे? इसको कुछ इस तरह से लगा करके, आप देखिए ध्यान से, इस तरह से यहाँ पे ग्रूव है, हमने यहाँ पे इसको लगाया और इस तरह से लगा करके हमने इसको उठा दिया। जैसे हम इसको उठाते हैं तो ये यहाँ पर लाइट सोर्स जलने लगता है जो हमारे विज़न को क्लियर करता है ड्यूरिंग इंट्यूबेशन। तो इस तरह से ये लैरिंगोस्कोप का असेंबल करते हैं। इसके बाद अगर हम पेशेंट को जनरली वेंटिलेट करना चाहें तो हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें हैं। ये LMA होता है, लैरेंजियल मास्क एयरवे। आप देखिए यहाँ पर ये लिखा हुआ है LMA, और ये हमारा आईजेल है, यहाँ पर ये देखिए आईजेल लिखा हुआ है। ये सुप्राग्लॉटिक एयरवे डिवाइसेस हैं। सुप्राग्लॉटिक एयरवे डिवाइसेस का मतलब है ग्लॉटिस के ऊपर हमने रख दिया और उसके बाद हमने अम्बू से, या ये हमारा बेन सर्किट है, इससे हमने कनेक्ट किया और कनेक्ट करके हम पेशेंट को वेंटिलेट कर रहे हैं। तो इसके लिए हमें कुछ भी नहीं करना होता, लैरिंगोस्कोप की भी ज़रूरत नहीं होती है। इसमें हम क्या करते हैं, डायरेक्ट इस तरह से पेशेंट के पास जा करके पेशेंट को पहले हम प्रॉपरली मेडिकेशन दे करके सीडेट करेंगे या पैरालाइज करेंगे। उसके बाद जैसे हम इंट्यूबेशन करते हैं सेम ट्रिक बिल्कुल वैसे ही करेंगे, और कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट ऐसे इसको ले जा करके, इसके साथ ये ध्यान देना है कि टंग पीछे फॉल ना हो जाए, ऐसे जा करके बस ग्लॉटिस के ऊपर इसको रख देना है। और ये हमारा पायलट बलून है, इस पर हमें क्या करना है, जब हम इसमें एयर पुश करेंगे तो ये इन्फ्लेट हो जाएगा, तो ये चारों तरफ ग्लॉटिस के एक अच्छी पकड़ बना लेगा, जिससे कि जब हम ऑक्सीजन देंगे पेशेंट को या वेंटिलेट करेंगे तो पेशेंट को ऑक्सीजन जाएगी और पेशेंट का वेंटिलेशन प्रॉपर तरीके से होगा। इसमें रिस्क ये रहता है कि अगर पेशेंट वॉमिट कर रहा है या पेशेंट को सिक्रेशन है, ब्लड है, कुछ भी अगर उसके फेरिंग्स में है तो उसका एस्पिरेशन हम प्रिवेंट नहीं कर सकते हैं। ये उतना इफ़ेक्टिव नहीं होता है कि एस्पिरेशन को प्रिवेंट करे। तो इससे बेटर ये आईजेल बना। इस आईजेल में कोई भी पायलट बलून नहीं है। इसका ये जो मटेरियल है, आप देखिए यहाँ पर ये कुछ इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि ये फेरिंग्स के ऊपर, ग्लॉटिस के ऊपर इस तरह से रख जाता है कि ये चारों तरफ ये जो मटेरियल है ये खुद से स्वेल हो करके अच्छे से चारों तरफ चिपक जाता है, जिससे कि एस्पिरेशन के चांसेस पेशेंट के कम रहते हैं, लेकिन रहते हैं। साथ ही यहाँ पर एक पोर्ट दे रखा है। अगर हमें लगता है कि पेशेंट को हमें एस्पिरेशन करना है तो हम यहाँ से एक पतला सक्शन कैथेटर डाल करके पेशेंट का जो भी सिक्रीशन है उसे एस्पिरेट कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास ये इंडोट्रेकियल ट्यूब है। इंडोट्रेकियल ट्यूब में कुछ पार्ट्स होते हैं, जैसे आप देखिए यहाँ पर ये बिवेल है, ये हिस्सा इसका किस तरह से बिवेल है। ये एक यहाँ पर एक छोटा सा छेद है जिसे हम मर्फीज़ आई बोलते हैं। कई बार अगर पेशेंट का यहाँ पर म्यूकस प्लग फंस गया या कुछ ऐसा ऑब्स्ट्रक्ट कर गया तो पेशेंट यहाँ से कम वेंटिलेट होता रहता है। तो एक ये साइड पोर्ट है। इसके बाद
ये कफ है, ये कफ है। इसको हमें पेशेंट को इंट्यूबेट करने से पहले एक बार चेक करना होता है कि ये हमारा जो पेशेंट को हम इंट्यूबेट करने जा रहे हैं तो उसका ये कफ सही है या नहीं है, क्योंकि कई बार कफ लीक कर रहा होता है या कफ फटा होता है। तो हम क्या करेंगे, ये हमारा पायलट बलून है, इसमें ये देखिए वाइट एक पोर्शन है जिसको हम प्रेस करते हैं और उसके बाद एयर डालते हैं। तो अगर प्रेस नहीं करेंगे तो एयर नहीं जाएगी। ये प्रेस करा, ये हमारा बलून फूल गया, इसका मतलब बलून हमारा इंटैक्ट है। ये आसानी से जो हमारा ट्रैकिया है उस पर पकड़ बना पाएगा। तो इस तरह से ये हमारा कफ हो गया। इसके बाद यहाँ पर ये देखिए आप, दो ब्लैक कलर की लाइन है, इन्हें हम वोकल कॉर्ड गाइड बोलते हैं। तो जब हम पेशेंट को इंट्यूबेट कर रहे होते हैं तो ये एक गाइड पास हो जाए तो दूसरे गाइड और पहले गाइड के बीच में ही जो वोकल कॉर्ड है वो रहना चाहिए। इसके बाद यहाँ पर आप देखिए ये आईडी लिखा हुआ है 8। आईडी का मतलब है इंटरनल डायमीटर 8। इसका जो ये जो ट्यूब है इसका जो इंटरनल डायमीटर है वो 8 है। और इसके साथ ये एक रेडियो ओपेक लाइन है ताकि पेशेंट का जब हम एक्सरे लें या सीटी स्कैन कुछ भी होता है तो ये उस पर आपको नज़र आता है। ये यहाँ पर कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं 18, 20, 22, 24। 22 और 24 के बीच में जैसे 23 है, 20 और 22 के बीच में 21 है ये। तो जब भी हम पेशेंट को इंट्यूबेट करते हैं तो उसमें हमारा ये जो नंबर है, ये इंसाइज़र जो हमारा पेशेंट का जो इंसाइज़र टीथ होता है तो 20 से 21 के बीच में फीमेल पेशेंट में होना चाहिए और 22 से 23 के बीच में मेल पेशेंट में होना चाहिए। ये हमारा यूनिवर्सल कनेक्टर है जिसे हम वेंटिलेटर में, बेन सर्किट में, ये हर चीज़ से, अगर हम अम्बू से किसको कनेक्ट करना चाहें तो ये अम्बू से भी कनेक्ट हो जाता है। इसीलिए इसको यूनिवर्सल कनेक्टर बोलते हैं ताकि जब भी हम पेशेंट को वेंटिलेट करना चाहें तो ये ट्यूब आसानी से कनेक्ट हो जाए। अब देखिए बेन सर्किट है, इस बेन सर्किट में हम क्या करते हैं, पेशेंट को अगर ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, क्योंकि ये तो हमें, ये जो बैग है ये हमें रूम एयर से खींच करके एयर दे रहा है, तो ये केवल 21% ऑक्सीजन देगा जो कि हम लोग ले रहे हैं। अगर पेशेंट की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है तो हम यहाँ पर ऑक्सीजन लगा देते हैं। जब हम यहाँ पे ऑक्सीजन लगाएंगे तो जो भी ऑक्सीजन जाएगी वो कुछ बैग में जाएगी, कुछ बाहर जाएगी। तो जितना रिक्वायरमेंट है अगर उतना फुलफिल हो रहा है तो ठीक है, अगर और रिक्वायरमेंट है तो यहाँ पर एक रिजर्वायर बैग वाला भी आता है, ये अम्बू बैग, वो लगा करके हम पेशेंट को वेंटिलेट कर देते हैं। अगर इससे भी काम नहीं चलता है तो हम क्या करते हैं, ये वाला जो पार्ट है इसको हम ऑक्सीजन में कनेक्ट कर देते हैं। अब इससे क्या होगा कि ये ऑक्सीजन यहाँ पर आएगी और इस बैग में भरेगी। तो ये 2 लीटर का बैग है जो हम लोग यूज़ करते हैं जनरली। ये वॉल्व है जिससे हम एडजस्ट करते हैं इसको, ये हमारा वॉल्व हो गया। और ये वाला पार्ट पेशेंट के ट्रैकिया में सपोज करिए ये कुछ इस तरह से पड़ा हुआ है, ये पोर्शन इस तरह से पड़ा हुआ है। फिर हम वॉल्व को टाइट या थोड़ा ढीला करते हुए पेशेंट को इस बैग में, चूँकि ऑक्सीजन होगी तो ऐसे दबा करके पेशेंट को वेंटिलेट करेंगे। अब आपको दिखाते हैं। अगर पेशेंट का एयरवे डिफ़िकल्ट है, एयरवे डिफ़िकल्ट हम कब बोलेंगे, अगर पेशेंट सपोज करिए कि पेशेंट का जो एक्सटेंशन है या फ्लेक्शन है नेक का सही से नहीं हो रहा है, या पेशेंट की नेक बहुत शॉर्ट है, या पेशेंट पोस्ट बन कई बार कॉन्ट्रैक्चर हो जाता है, या माउथ ओपनिंग पेशेंट की 1 फिंगर 1.5 फिंगर है। अगर कुछ ऐसी डिफ़िकल्ट सिचुएशन आती है तो ऐसी डिफ़िकल्टी के लिए हमारे पास कुछ और चीज़ें होती हैं। एक तो ये होता है जिसे हम बोलते हैं स्टिलेट, ये हम इसको स्टिलेट बोलते हैं, ये हमारे स्टिलेट है। इसको जैसे हमें किसी पेशेंट को इंट्यूबेट करना है तो इंट्यूबेट करने से पहले हमें क्या करना होगा, इस कफ को हम क्या करेंगे, डिफ्लेट कर लेंगे। यहाँ से हमने इसको ये डिफ्लेट हो गया हमारा कफ। अब इसके बाद ये जो स्टिलेट है
चूँकि कई बार जब हम पेशेंट को इंटुबेट कर रहे होते हैं तो ये चूँकि पीवीसी की बनी हुई है तो ये किंक हो जाती है। अब देखिए अगर ये किंक हो जाएगी तो हम जहाँ पर इसको पहुँचाना चाह रहे हैं वहाँ पे जाएगी नहीं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इस पर ये स्टिलेट डाल देते हैं। ये स्टिलेट कुछ इस तरह से मर्फी आइस तक डालते हैं और इसके बाद इसको हम जिस शेप में करना चाहेंगे ये उसी शेप में हो जाएगा। तो ये आसानी से इंटुबेशन में हेल्प करता है। तो कुछ इस तरह से हम पेशेंट को आसानी से इंटुबेट कर पाते हैं। अगर पेशेंट का एयरवे और डिफ़िकल्ट है लेकिन लैरिंगोस्कोप जा सकता है अंदर, तो हम क्या करते हैं, ये एक इक्विपमेंट है जिसे हम बोलते हैं बूजी। आप इसमें देख सकते हैं इसका लास्ट वाला जो एंड है वो कर्व्ड है। कर्व्ड वाले एंड को हम क्या करते हैं, लैरिंगोस्कोप की मदद से इसको ले करके जाते हैं और ग्लॉटिस के पास पहुंच करके जब हम इसको अंदर, जब जैसे हम एश्योर हो जाते हैं कि हाँ अंडर विज़न हमारी ये जो बूजी है ये अंदर उसमें ट्रेकिया में है, तो इसके ऊपर से हम क्या करते हैं, इस ट्यूब को कुछ इस तरह से ऐसे करते हुए और पूरा पेशेंट के अंदर जो है इस ट्रेकिया को, जैसे ही ट्रेकिया के अंदर जाएगी हमारी ट्यूब तो हम इसको बूजी को बाहर निकालेंगे। इस तरह से डिफ़िकल्ट कुछ केसेस होते हैं उनको हम इंटुबेट कर पाते हैं। अगर इससे भी काम नहीं चल रहा है तो हम क्या करेंगे, ये हमारा एक इंस्ट्रूमेंट है ब्रोंकोस्कोप। ये ब्रोंकोस्कोप है। इस ब्रोंकोस्कोप की मदद से हम क्या करते हैं, लाइट सोर्स में इसको लगा करके नेज़ल इंटरनेज़ली जाते हैं। तो ये सपोज़ करिए जब हम इसको ले करके, सपोज़ करिए ये हमारा ब्रोंकोस्कोप है, इसको हम जब ले करके जाएंगे तो कुछ इस तरह से ऐसे नेज़ली जाएंगे और इस पे हम पहले से ही इसमें ट्यूब क्या करते हैं, पहले से ही ट्यूब को फंसा लेते हैं कुछ इस तरह से। तो ये हमारी ट्यूब फंस गई। इसके बाद हम नेज़ली जाएंगे अंडर विज़न देखते हुए, क्योंकि वो हमारा ब्रोंकोस्कोप है, अलग से उसमें हमें सब दिखाई देता है। ऐसे जब अंदर जाएंगे तो जैसी ट्रेकियल रिंग हमें दिखाई देनी शुरू होंगी। अगर हमें और कंफर्म करना है तो हम इसको और अंदर तक ले जाएंगे, प्राइमरी जो ब्रोंकस है वो दिखाई देगा, कराइना दिखाई देगा, तो हम कंफर्म हो जाएंगे कि हमारा जो ये ब्रोंकोस्कोप है वो ट्रेकिया के अंदर है। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, इस ट्यूब को सीधे इंटरनेज़ली ये पूरा जा करके पेशेंट के ट्रेकिया में चली जाएगी और फिर इसके बाद हम बलून को इन्फ्लेट कर देंगे और पेशेंट को वेंटिलेट करेंगे। तो अब शुरू करते हैं इनका इंट्यूबेशन। एक चीज़ और यहाँ पर ध्यान देने वाली ये है कि अगर कई बार पेशेंट जैसे एपिग्लॉटिस नहीं विजुअलाइज हो रही है, बहुत मोटा पेशेंट है, विजुअलाइज नहीं हो रही है एपिग्लॉटिस, तो ये सिंपल ब्लेड है और एक ये ब्लेड है जिसमें ये लीवर है, आप देख सकते हैं। ये देखिए एक लीवर है जिसको चलाने से ये टिप आगे का इसका टिप मूव कर रहा है। इसको हम बोलते हैं मकवाई ब्लेड। इसका फ़ायदा क्या होता है, सपोज करिए इसके साथ जब हमने किसी पेशेंट को इंट्यूबेट किया, कुछ इस तरह से कर रहे हैं और हम लिफ्ट नहीं कर पा रहे हैं एपिग्लॉटिस को, तो क्या होगा कि उस समय हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी मकवाई की। सेम असेंबल जैसे हमने उसको असेंबल किया था वैसे इसको भी असेंबल करेंगे। इस तरह से, और जैसे ही हम पहुंचेंगे एपिग्लॉटिस के पास, एपिग्लॉटिस हमारी कुछ इस तरह से होती है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर होती है ऐसे हैंग करती हुई, और एपिग्लॉटिस के जो ऊपर वाला ग्रूव होता है यहाँ पर, इस ग्रूव को हम बोलते हैं वेलिकुला। इस वेलिकुला पे जैसे ही हमारा ब्लेड पहुँचता है, ब्लेड का टिप पहुँचता है, तो हम क्या करते हैं, इसको लिफ्ट कर देते हैं, तो हमारी एपिग्लॉटिस ऐसे उठ जाती है और हमें ग्लॉटिस दिखाई देने लगती है। तो उसमें हम क्या करते हैं, उसी ग्लॉटिस के थ्रू हमें ट्यूब डालनी होती है। तो सपोज करिए पेशेंट का जो एपिग्लॉटिस है वो लिफ्ट अप नहीं हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, ऐसे पेशेंट को इंटुबेट करके ऐसे जा करके और इसको क्या करेंगे, ऐसे एपिग्लॉटिस को लिफ्ट कर देंगे ताकि हमारा पेशेंट आसानी से इंटुबेट हो जाए। अगर ये भी नहीं कर पा रहे हैं और पेशेंट का सिचुएशन फॉल हो रहा है और लग रहा है कि पेशेंट की जान जा सकती है, तो इमरजेंसी सिचुएशन में, या फिर अगर हमें लग रहा है कि पेशेंट को बहुत लंबे समय तक इंटुबेट रखना पड़ सकता है,
तो फिर हम क्या करते हैं, ये एक ट्रेकोस्टमी ट्यूब होती है, इसको हम क्या करते हैं, या ये जो हमारा थायराइड है, एडम्स एप्पल है, इसके ठीक नीचे हमारी क्रिकॉइड होगी, एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर होगा, और उसके ठीक नीचे हमारी ट्रेकियल रिंग होगी। तो दूसरी और तीसरी ट्रेकियल रिंग के पास जा कर के इंसिजन देंगे और इसको ट्रेकोस्टमी ट्यूब को वहीं से डायरेक्ट ट्रेकिया में डाल देंगे, और फिर जो चीज़ें हम यहाँ से कनेक्ट कर रहे थे उनको यहाँ से कनेक्ट करेंगे, ये वाला पार्ट फ्री हो जाएगा, और फिर हम पेशेंट को वेंटिलेट करेंगे। ये बहुत इमरजेंसी सिचुएशन में या लॉन्ग टर्म में अगर पेशेंट को ज़रूरत है वेंटिलेशन की तो यूज़ करते हैं। अब शुरू करते हैं इंट्यूबेशन वाला पार्ट। तो ये हमारा हैंडल हो गया, ये ब्लेड हो गया, हमने इसको असेंबल कर लिया कुछ इस तरह से। लाइट सोर्स हमारा जल रहा है। पेशेंट को हम प्रॉपर हाइट पे, जितनी हाइट पे हमें लगता है कि हम आसानी से इंट्यूबेट कर सकते हैं उतनी हाइट पे हम पेशेंट को कर लेंगे। उसके बाद हमने पेशेंट को वेंटिलेट कर लिया है, सब कुछ कर लिया है, अब हमें इंट्यूबेशन करना है। तो इंट्यूबेशन करने के लिए क्या करते हैं, पेशेंट का चिन जो है उसको थोड़ा सा लिफ्ट करते हैं कुछ इस तरह से। तो देखिए माउथ ओपनिंग इसकी थोड़ी सी बढ़ गई। बेसिकली हम करते क्या हैं, जो ऑसिपिट होता है और एटलस होता है इसके बीच में हम फ्लेक्शन करते हैं, तो ये यहाँ पर ये फ्लेक्शन हो जाएगा। इसके बाद ये वाला पोर्शन जो हमारा है इसको यहाँ पर इसके फोरहेड पे रखेंगे और रिंग फिंगर से या मिडिल फिंगर से इसका माउथ ओपन करने का प्रयास करेंगे। इसके पहले अश्योर कर लेना है कि हमने पेशेंट को प्रॉपर मेडिकेशन, रिलैक्सेंट, सिडेशन दे दिया है। ये जो हमारा लैरिंगोस्कोप है इसको हमें हमेशा लेफ्ट हैंड में ही पकड़ना है। आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं, चूँकि ये देखिए एल की तरह दिख रहा है तो इसको हम लेफ्ट हैंड में हमेशा पकड़ना है, इस तरह से आसानी से याद कर सकते हैं। तो जब हमने इस तरह से पेशेंट का चिन जब डिप्रेस किया और ये जो हमारा लैरिंगोस्कोप का ब्लेड है इसको हम राइट साइड से कुछ इस तरह से लेकर के जाएंगे ताकि ये वाला जो पार्ट है, अगर टंग यहाँ पर आएगी तो टंग हमारी डिस्प्लेस हो जाए लेफ़्ट साइड। तो इस तरह से हमने इसको जब इस तरह से अंदर जाएंगे तो अब देखिए यहाँ पर एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है। अगर आप देख पा रहे होंगे इसके साथ, तो एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है अंदर, ये जो लिफ्ट हो रहा है। अब देखिए इसको जैसे ही लिफ्ट करेंगे तो अंदर, अगर आप और अंदर देखेंगे तो ये वोकल कॉर्ड और ग्लॉटिस दिख रही है। अब ध्यान से देखिए, अगर उस पर साफ दिख पा रहा होगा। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे ध्यान देना है कि ये जो फोर्स है, ये जो पहली बात तो हमें केवल रिस्ट का मूवमेंट करना है, ये जो हमारी रिस्ट है इसका मूवमेंट करना है। दूसरी चीज़, जब हम इसमें फोर्स लगाएंगे हैंडल के थ्रू तो ये फोर्स ऐसे नहीं होना चाहिए। अगर हम ऐसे करेंगे तो पेशेंट का जो टीथ है वो टूटने की संभावना है। ये फोर्स हमारा कुछ इस तरह से होना चाहिए कि जब हम पेशेंट में फोर्स लगाएं तो वो इस डायरेक्शन में हमारा आगे की तरफ जाए, ऊपर की तरफ। तो जब हम इस तरह से करेंगे, और हमारे पास इंट्यूबेशन के लिए हमें छोटी ट्यूब लेनी पड़ेगी क्योंकि ये डमी है, तो हम एक छोटी सी ट्यूब ले लेते हैं। अब देखिए हर साइज़ की ट्यूब आती हैं। ये बहुत छोटे जो बच्चे होते हैं तो उनमें आप देखिए ये बहुत छोटी छोटी ट्यूब डालनी होती है। अगर उनसे बड़े बच्चे हैं तो ये ट्यूब डालते हैं, अगर और बड़े बच्चे हैं तो इस तरह से। तो ये डिफरेंट ट्यूब आती हैं। तो हम इसमें एक 6 नंबर की ट्यूब ले लेते हैं। ये हमने छोटी सी ट्यूब ली है डेमो के लिए। तो हमने इस तरह से पेशेंट को, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये लिफ्ट कर दिया है हमने
ये एपिग्लॉटिस को। और इसके बाद ये जो हमारी ट्यूब है इसको हम क्या करेंगे, इस तरह से ट्रेकिया के अंदर इंसर्ट कर देंगे। ध्यान देने वाली बात यह है कि जो हमारी ऊपर ओपनिंग है, जो हमारी आगे ओपनिंग है फ्रंट में, उसे हम बोलते हैं ग्लॉटिस, जो लैरिंक्स की ओपनिंग है। और उसके ठीक नीचे हमारी ओपनिंग होती है इसोफेगस, गट की, तो उसे हम बोलते हैं गलेट। अगर ये ट्यूब गलती से आपके गलेट में चली गई, मतलब इसोफेगस में चली गई, और आप पेशेंट को वेंटिलेट करेंगे, तो ये देखिए ये यहाँ पर ये इसोफेगस आया हुआ है, ये स्टमक है, तो आपकी सारी गैस कहाँ भरेगी, यहाँ पर। ये सारी गैस आपकी यहाँ पर भरेगी। और अगर आपने सही से इंटुबेट किया है तो उसको कंफर्म करना है आपको, तो कैसे करेंगे। सपोज करिए ये आपने अम्बू ले लिया और ये हमने इसको कनेक्ट कर लिया। कनेक्ट करने के बाद जब हम, अब देखिए पेशेंट हमारा लंग इसके इंफ्लेट हो रहे हैं, इसका मतलब है कि हमने ट्यूब सही डाली है और पेशेंट हमारा वेंटिलेट हो रहा है। अगर ये ट्यूब गलती से इसोफेगस में चली गई है तो आपको ये लंग्स का इन्फ्लेशन नहीं मिलेगा और आपको वापस से तुरंत इस ट्यूब को निकाल करके दोबारा से रिवाइज करते हुए ट्यूब डालनी है। इस इंट्यूबेशन के लिए मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने जा रहा हूँ कि अगर आप कभी इंट्यूबेट नहीं कर पाते हैं तो हमेशा अपना पोजीशन चेंज करिए। अगर अपनी पोजीशन चेंज कर लिए हैं फिर भी इंट्यूबेट नहीं कर पा रहे हैं तो थोड़ा सा पेशेंट की पोजीशन चेंज करिए। जो ब्लेड आप यूज़ कर रहे हैं वो ब्लेड नंबर हो सकता है आप छोटा यूज़ कर रहे हो या बड़ा यूज़ कर रहे हो, तो अपना ब्लेड एप्रोप्रिएट साइज़ का यूज़ करिए। इस तरह से पेशेंट इंट्यूबेट हो जाएगा। अगर बहुत ही डिफ़िकल्ट पेशेंट होगा तो उसके लिए मैंने बता दिया और गैजेट्स क्या इस्तेमाल कर सकते हैं आप और किस तरह से उसको इंट्यूबेट करेंगे। इसके बाद स्टेथोस्कोप से हम क्या करेंगे, पेशेंट का जब हमने ये ट्यूब डाल दी है तो स्टेथोस्कोप से रख करके हम पेशेंट का ऑस्कल्टेशन कर लेंगे कि हमारा एयर एंट्री इक्वल आ रही है दोनों लंग्स में या नहीं आ रही है। चूँकि ट्रेकिया जब हमारा बाइफर्केट होता है तो जो लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकस है ये थोड़ा सा ऊपर से ही बाइफर्केट हो जाता है और उसका जो एंगल होता है वो ज़्यादा होता है। जो हमारा राइट ब्रोंकस है वो डायरेक्ट सीधे चला जाता है। तो कभी भी अगर फॉरेन बॉडी या कुछ सिक्रीशन होता है तो वो पेशेंट का राइट लंग में सीधे चला जाता है। तो राइट वाला ब्रॉड भी होता है और लेस कर्व्ड होता है, जबकि जो लेफ्ट वाला है वो लगभग 45 के एंगल पे कर्व होता है। तो इस तरह से अगर ये ट्यूब ज़्यादा अंदर चली गई है तो आपका केवल ये राइट वाला लंग ही इन्फ्लेट होगा। इसका मतलब है आपको ट्यूब को थोड़ा बाहर निकालना है। अगर पेशेंट को लेफ्ट वाले में ज़्यादा एयर आ रही है, राइट वाले में कम आ रही है, इसका मतलब है कि ये जो ट्यूब है ये आपकी ज़्यादा बाहर है। आपको इस ट्यूब को और अंदर करना है ताकि आपका राइट वाला लंग भी प्रॉपर तरीके से वेंटिलेट हो। तो इस तरह से ये इंट्यूबेशन का एक लाइव डेमो दे करके समझाने का प्रयास किया है मैंने। अगर आपको ये वीडियो सही लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।